नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश एक्सप्रेस रिपोर्टर में। राजधानी में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का आज सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। राजधानी भोपाल में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के सब्र का आज बांध टूट गया। 3 परियोजनाओं के हितग्राही नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। दरअसल पीएम आवास योजना में शहर के बाग मुगलिया 12 नंबर बस स्टॉप और गंगा नगर परियोजना के हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने नगर निगम कार्यालय ISBT पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हितग्राहियों का कहना है कि 4 साल पहले पूरा पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें पीएम आवास आज तक नहीं मिला। ऐसे लगभग 3000 हितग्राही आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने नगर निगम भोपाल और ठेकेदारों पर मिलीभगत से देरी होने का आरोप लगाया। हितग्राहियों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ आश्वासन देता है, मकान नहीं। हितग्राहियों ने नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाया और इसी के चलते पीएम आवास योजना में देरी होने की बात भी कही। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर 1800 करीब के लगभग जो फर्जी अकाउंट हैं वो बनाए गए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी करीब 1800 फर्जी खाते खोले हैं। मगर पूरे खातों की बात करें तो 300 नाबालिगों के आधार कार्ड के आधार पर जो खाते हैं वह खोले गए हैं। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जो साइबर ठगी के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि साइबर ठगी की बात करें तो करीब 7 में से 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है साइबर पुलिस ने और एक आरोपी अभी भी फरार है। हालांकि बात की जाए पूरे मामले की तो जो आरोपी हैं वह फर्जी आधार कार्ड के आधार पर जो बैंक खाते हैं वह खोलते थे। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी का कहना है कि 6 राज्यों में इन आरोपियों का नेटवर्क था और बात की जाए एक शहर की तो एक शहर में करीब 15 दिन यह रुकते थे और 15 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जो फर्जी बैंक खाते हैं वह खोलने का प्रयास करते थे। मगर जिस प्रकार से करीब 1800 खाते खोले गए हैं और 1800 खातों की यदि बात करें तो 1800 खातों में करीब 300 ऐसे खाते हैं जिनमें नाबालिग के बच्चों के आधार कार्ड का उपयोग किया गया है। मगर खाते की यदि बात करें तो खाते जब खोलते हैं तो KYC किया जाता है और यदि नाबालिग बच्चों के खाते खोले जाते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं अभिभावकों के साइन होते हैं, उस आधार पर किया जाता है। मगर जिस प्रकार से 1800 खाते खोले गए हैं तो कहीं ना कहीं बैंक कर्मी या बैंक कर्मचारी या अधिकारियों की मिलीभगत ना हो, जिसके लिए जो जांच है वो भी की जा रही है। बैंक के अधिकारी कर्मचारी से भी पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सिम एक्टिवेट होती है उनके भी अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बात की जाए साइबर ठगी की तो करीब 6 राज्यों में इन अपराधियों ने साइबर ठगी की है और करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वह किया गया है। क्योंकि एक खाते की बात करें तो एक खाते को 10,000 रुपये में यह आरोपी बेचते थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर बैंक के कर्मचारी और बात की जाए जो सिम प्रोवाइड की जाती थी उनके कर्मचारियों से भी लगातार संपर्क कर रही है, उनसे भी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां करीब 1800 फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। मगर जिस प्रकार से खबर सामने आई है कि करीब 6 राज्यों में जो आरोपी हैं वह साइबर ठगी कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में जो फर्जी खाते हैं वह खोलते हुए भी पाए गए हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बाल रंग की जो बात आती थी कि बाल रंग का आयोजन किया जाता है, लेकिन कब और कहां होता है उसकी तैयारियां आज हमें देखने को मिली कि आज जो भोपाल का सुभाष स्कूल है वहां पर इसके संभागीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इनमें से चयनित जो लोग रहेंगे, जो नृत्य नाटिका रहेगी या म्यूजिक के जो आयोजन होंगे, उनको आगे जाके नेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की अच्छी पहल।
राजधानी भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुभाष शिवाजी नगर में संभागीय स्तरीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न संभागों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस महोत्सव में एकल गायन, नृत्य, वाद वादन और समूह नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसमें प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव के लिए किया जाएगा, जहां वे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में बाल रंग का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य में बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका उद्देश्य छात्रों के भीतर कला और संस्कृति के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बाल रंग कहीं ना कहीं इन बच्चों में जो मन में उमंगे रहती है या अपनी कला को निखारने को लेकर एक मौका मिलता है, जिसको लेकर ये बरसों पूरे साल भर तैयारी करते हैं। और अब जल्दी ही इनका भी जल्दी ही प्रदर्शन किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं विजेता होने को लेकर जो पहली सीढ़ी मानी जाती है स्कूल विजय होने को लेकर, उसकी ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। देखना होगा कि बाल रंग में बच्चे किस प्रकार की अपनी प्रस्तुति देते हैं और कितना इसको एंजॉय करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदिया, भोपाल। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में ऑटो चालक से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का पुलिस द्वारा गुंडा जुलूस निकाला गया। इंदौर के तुगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 बदमाशों ने एक ऑटो चालक को रोककर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उसी जगह पर जुलूस निकाला जहां बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल इंदौर शहर के बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं तुगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 बदमाशों द्वारा एक ऑटो चालक समीर को रोककर चाकू दिखाकर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 2 आरोपी सोहन और सागर को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर 2 दर्जन मामले पहले कई थानों में दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस ने आम जनता में डर का माहौल न बने, इसको लेकर आरोपियों का उसी जगह जुलूस निकाला जहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। इंदौर के नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आने के बाद इंदौर पुलिस लगातार बदमाशों के ऊपर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। शराब पीकर 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक अनोखा अभियान छेड़ा गया। इस अभियान की शुरुआत पुलिस के द्वारा कालूखेड़ा थाने से की गई थी और अब यह अभियान रतलाम में भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा कल 120 लोगों की जांच चूने की लाइन के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा शराब पीकर 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग तो कर ही रही है, परंतु इसके साथ साथ ब्रेथ एनालाइजर के अलावा इस अभियान के अंतर्गत पुलिस चूने की लाइन बनाकर उस पर शराब पीकर जो लोग चल रहे हैं या कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसको चला रही है। चलने के दौरान यदि व्यक्ति चूने की लाइन पर लड़ खड़ा जाता है तो उसको शराबी मानकर उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और मेडिकल टेस्ट कराने के पश्चात उनके खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने के एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान के इस नवाचार के संदर्भ में उप पुलिस कप्तान का कहना है कि यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ब्रीथ एनालाइजर से कुछ लोगों का टेस्ट किया जाता है तो वह मना कर देते हैं और बीमारी होने का बहाना बनाते हैं, जिसके चलते चूने की लाइन का उपयोग किया जा रहा है। कल 2 बत्ती पुलिस के द्वारा रात को 110 लोगों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 10 लोग ऐसे निकले जो चूने की लाइन पर चल नहीं पाए और नशे में थे। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। भिंड जिले में इन दिनों अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता का मतलब भिंड के हम किसानों की बात कर रहे हैं। भिंड का किसान यहाँ खाद संकट को लेकर परेशान है। जहाँ किसानों को खाद नहीं मिल रही, वही अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से। भिंड जिले में जहाँ किसान अन्नदाता लाइन में लगकर खाद के लिए रात भर डेरा डालने को मजबूर है, वहीं एक और खाद अधिकारी रात में ही खाद को ब्लैक कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भिंड जिले में इन दिनों छाया हुआ है। बता दें कि भिंड जिले के खाद अधिकारी चंद्रपाल सिंह ने 12/11/2024 को देव उठानी एकादश जिस दिन अवकाश था उस दिन भी PSO मशीन के माध्यम से रात 9 बजे ब्लैक में पर्ची काटी। जब इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तो सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि पर्ची का समय सुबह 10:30 से 5:30 रहता है, लेकिन खाद अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी दबंगई से रात में ही पर्चियां काट दी और किसान जो 1350 की जगह 1700 रुपये में खरीदी उनको दे दी गई। इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार है। भिंड जिले में खाद का संकट जोरों से
गहराया हुआ है, जहां किसान खाद न मिलने के कारण जाम लगा रहे हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। किसान रात भर जाग कर जब लाइन में लगते, लाइन में लगने के बाद भी जब पर्चियाँ नहीं कटती तो लाइन में लगी हुई वृद्ध महिलाएं, बहनें, बच्चियां, यहाँ तक कि 70-80 साल के बुजुर्ग भी परेशान हो जाते हैं और लौटकर अपने घर चले जाते हैं। बता दें कि इन दिनों हर वर्ष की तरह इस भिंड जिले में खाद का संकट गहराया हुआ है। खाद के इस संकट के चलते भिंड में किसानों की हालत बहुत ही खराब है। किसानों को जो नेता अन्नदाता कहते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि अन्नदाता के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, वह अन्नदाता भिंड जिले में आज परेशान है खाद के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि भिंड जिले के अधिकारी खाद संकट में किसानों को किस तरह समझाते, किसानों की समस्या को किस तरह दूर करते हैं, क्योंकि किसानों के साथ आने वाला यह खाद का संकट बहुत ही बड़ा है। बोनी का टाइम है, किसानों को बार बार फसल बोनी पड़ रही है और किसानों को अगर समय पर खाद नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। धर्मपुरी में नर्मदा नदी एवं धार्मिक आस्था का केंद्र भेट टापू रेत माफियाओं के निशाने पर रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी। धर्मपुरी क्षेत्र में इन दिनों बिना रोक टोक बेखौफ रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। नर्मदा नदी की दो धाराओं के बीच धार्मिक आस्था का केंद्र बेंट टापू रेत माफियाओं के निशानों पर चढ़ा हुआ है, जहां से माफिया बिना किसी राजस्व का भुगतान किए बिना धड़ल्ले से नावों के द्वारा रेत का खनन कर ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा गाँव में सप्लाई कर चांदी काट रहे हैं। कोई दिन के उजाले में खनन करता है तो कोई रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन के इस खेल में बेन टापू को क्षति पहुंच रही। खनिज विभाग ने तो जैसे खनन की खुली छूट दे रखी है। कई शिकायतों के बाद भी बेट टापू से खनन नहीं रुक रहा। नावों के द्वारा बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। वही प्रशासन में बैठे जिम्मेदार जानकर भी अनजान है और पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। अवैध खनन पर प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल यह उठता है कि प्रशासन को कार्रवाई से कौन रोक रहा है। राजस्व का भुगतान किए बिना रेत माफिया अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदारों ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है और जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जो कहीं न कहीं मिली भगत की ओर इशारा करता है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। धार जिले की गंधवानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 8 लूट की वारदातों का किया एक साथ खुलासा। जी हां, धार जिले की गंधवानी पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक साथ 8 लूटों का खुलासा किया है। दरअसल धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा संपूर्ण जिले में लूट, डकैती, चोरी चकारी जैसे जघन्य अपराधों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गंधवानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आए दिन पल्ली व्यापारियों को निशाना बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा गंधवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम आमघाटा में दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने लूट गिरोह के सरगना राजू उर्फ राजेश पिता जवान सिंह डावर, सदन पिता केसर सिंह अर्गेश, कमल पिता गमरिया डावर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 1,30,000 रुपए का माल मशरूका भी जब्त किया है। लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह के शेष बचे 3 आरोपियों की तलाश भी अब पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही है तथा पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने अब कोर्ट से पुलिस रिमांड मांगा है, जिससे और भी अन्य क्षेत्र में घटित हुई घटनाओं के खुलासे होने की संभावनाएं अब नजर आने लगी है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। ये सिवनी मालवा तहसील का ग्राम बावड़िया भाव है और इसके यहाँ ग्राम पंचायत भवन है। ग्राम पंचायत के ठीक सामने ही हम यहाँ देखें तो काफी गंदगी और कचरा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ गांव में न सफाई हो रही है और न ही यहाँ किसी का ध्यान है। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बावड़िया भाव के ग्रामीणों में डेंगू जैसे बुखार के कहर से भय व्याप्त है। गांव में हर घर बुखार का मरीज मिल रहा है। ग्राम सरपंच भी बीमारी से परेशान है। सरपंच का भोपाल में इलाज जारी है। गांव के रमेश बारवे की कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिससे ग्रामीण भयभीत है। गांव में फैले डेंगू जैसे बुखार की जानकारी लेने जब ग्राम बावड़िया भाव पहुंचे तो वहां ग्राम पंचायत भवन के सामने गंदगी मची थी। गांव में सड़क के दोनों तरफ कचरा पड़ा था। ग्रामीण चौपाल पर डेंगू बुखार से पीड़ित भर्ती मरीजों की चर्चा करते हुए चिंता में थे।
चौपाल पर ग्रामीणों से चर्चा की तो ग्रामीणों ने डेंगू बुखार सहित बहुत सारी समस्याएं बताई। ग्राम बावड़िया भाव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि विगत 2 माह से बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। बावड़िया भाव गांव के अधिकांश बुखार पीड़ित बाहर के निजी अस्पतालों में हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का अस्पताल तो सिर्फ दिखावा है, ना तो डॉक्टर है, ना ही कोई इलाज की सुविधा है। गांव के कई दर्जनों लोग बुखार से पीड़ित हैं। सभी बुखार पीड़ितों को निजी अस्पताल में भर्ती कराए जहां इलाज चल रहा है। ग्रामीणों, विधायक, सांसद एवं जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया, परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान नहीं है। यहाँ आते तो है लेकिन यहाँ औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया है, उसमें समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र। जबलपुर की महिला चिकित्सक के बेटे को उत्तराखंड के देहरादून के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक जालसाज ने 54 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2023 की नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसे देहरादून के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। इसी बीच एक जालसाज ने फोन लगाकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को इस बात का भरोसा दिलाया और 54 लाख रुपए अपने नाम पर अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। लेकिन जब सिद्धार्थ का नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं आया तब डॉक्टर अर्चना शर्मा को ठगी का एहसास हुआ। इसी बीच जालसाज ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। परेशान डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अब पुलिस की शरण ली है। साइबर ठगी के नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं और पुलिस इनके पीछे लगातार जांच कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब घर के सामने एक लगे सूखे पेड़ से किशोर लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा था। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के चढ़िया गांव में एक 13 साल का किशोर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। यह हादसा तब हुआ जब वो घर के सामने लगे एक सूखे पेड़ से लकड़ी तोड़ने लगा। तभी पेड़ के बगल से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से किशोर बुरी तरह झुलस गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किशोर की मौत के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसमें मुतवल्लियों को तकरीर करने से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। अब इस फरमान को लेकर पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। कहीं पर समर्थन तो कहीं पर जमकर विरोध किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। जुम्मे की नमाज से पहले तकरीर के लिए अनुमति लेने का फरमान जारी हुआ है। अब तकरीर पर वक्फ बोर्ड की पैनी नजर रहेगी। सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसे अगले शुक्रवार से प्रदेश के सभी मस्जिदों में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। अगर वक्फ बोर्ड की अनुमति तकरीर से पहले नहीं ली जाती है तो पहले नोटिस दी जाएगी और इसके बाद मनमानी पर FIR भी दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने पूरे फरमान की संक्षेप में जानकारी दी है। धार्मिक सद्भावना बनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को जारी किया है। फिलहाल इस फरमान का कितना असर होगा और क्या यह आदेश पूरे देश भर में लागू होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीद यही जताया जा रहा है कि इस आदेश का पूरे देश में पालन किया जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्री से भी मुलाकात की बात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कही जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर एक बार फिर गंभीर नजर आ रही है और सदस्यता अभियान की जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए एक बार से फिर इसकी तारीख में बढ़ोतरी की गई है। बीजेपी ने प्रदेश में दूसरी बार सदस्यता अभियान की तारीख में बढ़ोतरी की है। अब 25 नवंबर तक ऑनलाइन सदस्यता ली जाएगी। सक्रिय सदस्यता के लिए 20 नवंबर तक की तिथि तय की गई है।
सदस्यता का लक्ष्य पाने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई है। विधायकों को 10,000 और सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में बीजेपी को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अनुरूप अभी तक 53 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और बचे हुए जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से तारीख बढ़ाई है। अब देखना होगा इस तारीख तक क्या बीजेपी अपने तय लक्ष्य तक पूरा कर पाएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। विष्णु देवसाय के मुख्यमंत्री बनते ही प्राकृतिक के गोद में बसा जसपुर जिला अब नए सिरे से विकास गाथा लिखी जा रही है। जसपुर जिले के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था श्री विष्णु देवसाय का मुख्यमंत्री बनना। इससे यहाँ के लोगों को चेहरे में एक चमक आने के साथ उनसे उम्मीद बढ़ गई है। लोग उन्हें अपने सपनों को साकार करने वाला नायक के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री के विष्णु देवसाय उनकी आशाओं पर लगातार खरे उतर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के बीच भी वो अपने गृह ग्राम जसपुर जिले के ग्राम बगिया में समय निकालकर आते रहते हैं। वे निवास के लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय बगिया में भी मुख्यमंत्री कार्यालय का स्थापना की है। यहाँ पर जसपुर जिले के अलावा प्रदेश भर से पूरी आशा के साथ लोग आ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी या अन्य समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया भी जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जसपुर जिले में 18 एबीबीएस और 7 विशेषज्ञ चिकित्साओं का नियुक्ति की जा चुकी है। जिले में एक मजबूत अधोसंरचना निर्माण के लिए लगातार सड़क मार्गों, पुल पुलिया, भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। दुरुस्त गांव और शहरों के सड़क, पुल पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। किसानों को सुविधा के लिए जिले के एनीकट योजना के निर्माण, व्यपवर्तन योजना के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य, जलाशय योजना के नहर मरम्मत एवं सीसी लाइन कार्य तेजी से चल रही है। सीएम विष्णुदेव छत्तीसगढ़ सहित जसपुर जिले में विकास की गंगा बहा रहे हैं। जसपुर के लोग सीएम को अपने सपनों को साकार करने वाला नायक के रूप में देखते हैं। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कमलेश अम्बस। सीतापुर नगर उपाध्यक्ष के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने सूने मकान पर धावा बोलकर 17 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले नगर पंचायत उपाध्यक्ष परमेश्वर गुप्ता के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया कि जिस वक्त चोरी हुई थी उस समय नगर उपाध्यक्ष अपने पारिवारिक शादी कार्यक्रम में शामिल होने से परिवार गए थे। घर को बंद करने के पश्चात शादी समारोह से वापस लौटने के बाद घर में हुई चोरी का एहसास हुआ, जहां बताया जा रहा है कि चोरी की कुल रकम 17 लाख रुपए है, जिसमें 15 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात है। सीतापुर थाने से महज कुछ दूरी पर मौजूद घर में हुई चोरी से पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीतापुर पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम के साथ मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि थाने से महज कुछ दूर पर ही हुई चोरी के बाद पुलिस किस प्रकार कार्रवाई करती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। तो एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।